Hi everyone, welcome to EduChemy and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains। ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educhemy.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। तो टुडे वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस एंड द सब्जेक्ट इज पॉलिटी। सो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एक्सप्लिसिटली गिवन इन। आपको बोला जा रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारतीय संविधान में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी को एक्सप्लिसिटली कहां पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट है द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज इट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, C is the 7th schedule and D it is a conventional practice। ठीक है, ये कन्वेंशन में माना जाता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर देना है। ठीक है, तो आपको सही ऑप्शन बताना है इसका। इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि डीपीएसपी जो है वो कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। अगर आपने स्टार्टिंग किया है अभी जस्ट अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ये मालूम नहीं हो, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ चुके हैं पॉलिटी के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो ये आपके लिए, यू प्लीज राइट इन दी कॉमेंट सेक्शन। अब यहां पर आपको पता है आर्टिकल 50 जो है, आर्टिकल 50 दैट इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है कि सेपरेट करना है जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। अब देखिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जस्टिस को जो है वो अनबायस होना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, तो सबका जो है सेपरेशन ऑफ पावर हम लोग इंश्योर करते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सेपरेट होने का बात इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप जस्टिस देते हैं तो आपको अनबायस होना बहुत जरूरी है। और अगर गवर्नमेंट, अगर फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि अगर कोई भी केस हुआ है उसमें एक पार्टी अगर गवर्नमेंट है तो उस केस में अगर जुडिशरी जो है या फिर आप बोल सकते हैं जस्टिस जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाए एग्जीक्यूटिव से तो उस केस में जो है वो जस्टिस इंश्योर नहीं होगा। इसी कारण एक प्रॉपर प्रोसीजर, आपने पढ़ा होगा सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो फॉलो होता है और ये सब चीज जो है वो डायरेक्टली दिया हुआ है आर्टिकल 50 में कि हमें जो है हमारे कंट्री में जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना है। अगर आप पहली की बात करें, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उस समय जब ब्रिटिश इंडिया थी तो उस समय जो है गवर्नर जनरल्स को बहुत सारे पावर मिले हुए थे। स्टार्टिंग में उनको सारा पावर्स था, जुडिशियल पावर्स था, रेवेन्यू पावर्स था और एग्जीक्यूटिव पावर्स तो था ही था। तो इसके बाद लेटर ऑन जो है फिर उनसे जुडिशियल, जो आप बोल सकते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और आप बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को सेपरेट आउट किया गया क्योंकि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं क्योंकि जस्टिस इंश्योर करने के लिए आपको अनबायसनेस होना चाहिए। तो दिस इज वेरी मच नीडेड इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री और ये आर्टिकल 50 में क्लियरली दिया हुआ है। इसके अलावा आपको पता है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो डिफरेंट पार्ट में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से जो है वो यूनिटरी फीचर्स हैं। अब आपको पता है सम आर फेडरल फीचर्स एंड सम आर यूनिटरी फीचर्स और आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बुलाता है इट इज अ फेडरल पॉलिटी। यहां पर एक फेडरल पॉलिटी है विद अ सेंट्रल बायस। ठीक है, जब भी आप पढ़ते होंगे पॉलिटी तो हर बार हमारे पॉलिटी के बारे में बोला था कि वी आर अ फेडरल पॉलिटी बट विद अ सेंट्रल बायस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ यूनिटरी फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला बताइए, फर्स्ट इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज बाइकैमरलिज्म एंड थर्ड इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन जो है वो यूनिटरी फीचर्स हैं आपके। तो चलिए बताइए, आपका ऑप्शंस दिया हुआ है 1 and 2 ओनली, बी इज 2 ओनली, सी इज 1 and 3 ओनली एंड डी इज 1, 2 and 3। तो सही ऑप्शन है इसका 1 and 3। अगर आप देखेंगे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है हमारे कंट्री में जो है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि सेंटर और स्टेट्स के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है,
पूरा कंट्री जो है एज अ होल वी फॉलो अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस समहाउ आपको पता है ये स्टेट्स का, जैसे अगर आप यूएस की बात करें वहां पर क्या है, वहां पर जनरली फेडरेशन ऑफ स्टेट है। अगर आपने पढ़ा होगा कि यूएस का जो डेमोक्रेसी है वो हमसे क्यों डिफरेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, वी आर बेसिकली यूनियन ऑफ स्टेट्स, पर वहां पर क्या है, दे हैव फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। वहां पर स्टेट्स ने म्यूचुअली एग्री किया है कि वो एक साथ रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद उनका स्टेट वाइज भी जो है वो बहुत सारा लॉज है और उनका बहुत सारा डिफरेंट रेगुलेशंस है। ठीक है, वो एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका जो है बहुत, आप बोल सकते हैं सिंगल एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन इंडिया के केस में भी फॉलो अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, द सेम लॉ ऑल ओवर द कंट्री। तो इसी कारण समहाउ दिस इज अ यूनिटरी फीचर। इसके अलावा बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, जैसे सिंगल सिटीजनशिप। हमारे कंट्री में जो है सिर्फ और सिर्फ एक सिटीजनशिप दिया जाता है, आपको इंडियन सिटीजन बोला जाता है। अब आप यूपी में रहते हैं या आप साउथ में कर्नाटका में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको आपका स्टेट का सिटीजनशिप मिलेगा। लेकिन वैसे ही जैसे यूएस की बात करें तो वहां पर जो है स्टेट, आप डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं तो वहां पर स्टेट्स के भी हिसाब से आपको कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन मिलता है। तो यहां पर दैट सिंगल सिटीजनशिप इज ऑल्सो अ यूनिटरी फीचर। तो यहां पर हमने देखा कि ऑप्शंस क्या थे, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल है, बाइकैमरलिज्म की बात आ गई तो बाइकैमरलिज्म इज समहाउ अ फेडरल फीचर। अब आप बोलेंगे फेडरल फीचर कैसे, फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए हमारे सेंटर में पार्लियामेंट में देयर आर 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। नाउ राज्यसभा को अगर आप बोलेंगे इसका दूसरा नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या हुआ कि स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलता है डायरेक्टली। ठीक है, स्टेट में जो गवर्नमेंट है वहां पर आप बोल सकते हैं वहां का लेजिस्लेचर है उसको रिप्रेजेंटेशन मिलता है यहां पे। तो दिस समहाउ आप बोल सकते हैं दिस इज अ फेडरल फीचर। ये तो है कि स्टेट्स को सेंटर में रिप्रेजेंटेशन मिलना, ये तो जस्ट ऑपोजिट हो गया यूनिटरी का, तो दिस इज फेडरल। तो इसी कारण बाइकैमरलिज्म इज बेसिकली अ फेडरल फीचर। ठीक है, तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1 और 3। तो ये दोनों जो है आपके यूनिटरी फीचर्स हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द राइट टू फ्रीडम। आपको बताना है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है वो गारंटीड है बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द राइट टू फ्रीडम। फर्स्ट है राइट टू असेंबल पीसफुली, सेकंड राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड थर्ड राइट टू स्ट्राइक और इफेक्टिव बार्गेनिंग। Select the correct answer using the code given below. 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3. तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका जल्दी से बताइए। इसमें कौन कौन से जो है वो राइट टू फ्रीडम के अंदर आपको गारंटी किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है 1 and 2 ओनली। राइट टू स्ट्राइक और इफेक्टिव बार्गेनिंग जो है ये जो है आपके फंडामेंटल राइट में नहीं है। बेसिकली इसको किसी लीगल लॉ के अंडर जो है रेगुलेट किया जा सकता है या आपको दिया जा सकता है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट के अंदर आपको गारंटी नहीं किया जाता है। आप ऐसा नहीं है कि आप स्ट्राइक कर सकते हैं और आप जो है क्लेम करेंगे कि दिस कम्स अंडर टू राइट टू फ्रीडम। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं। आपको पता है देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स और उसके विद इन डिफरेंट आर्टिकल्स है। जैसे अगर आप राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 14 एंड एंड्स एट आर्टिकल 18। अगर हम राइट टू फ्रीडम की बात करें तो 19 से लेके जो है वो 22। 19 में आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। उसके बाद आपको देखना है कि 20 में प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट आपको जो है कुछ राइट्स मिले हुए हैं। 21 इज आपका राइट टू लाइफ। 22 में जो है हमने देखा है कि क्या है हमारे डिटेंशन के अगेंस्ट जो है, तो कुछ ये सारे राइट्स जो है आपके राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं। अगर हम लोग आर्टिकल 19 की स्पेसिफिकली बात करें तो यहां पर आपको कुछ सर्टेन राइट्स दिए गए हैं अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली without arms, form association or unions, move freely throughout the territory of India, reside and settle in any part or territory of India and practice any profession or to carry or any occupation। लेकिन यहां पर आपको दिया गया है कि आप जो है ये सुप्रीम कोर्ट का भी जो है ये जजमेंट है कि आप ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं लेकिन आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। वो आपको जो है फंडामेंटल राइट के अंदर गारंटीड नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन ETC, आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफिएबल अंडर। अभी हमने जस्ट देखा फंडामेंटल राइट्स। अगर आपने पिछला स्लाइड देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ठीक है, और दूसरे पैरामीटर्स जो है वो आपको किस राइट के अंदर दिए गए हैं। तो फर्स्ट है आपका द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू इक्वालिटी। अब आप इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि कहां पर कंफ्यूजन होता है जनरली। तो इसका सबसे पहले सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन है राइट टू इक्वालिटी। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पर दिया हुआ है ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, तो बहुत लोग जो है वो डायरेक्टली फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे मार्क कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर आपने आर्टिकल 15 पढ़ा है तो आपको पता है कि वहां पर दिया हुआ है कि अ पर्सन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। इन सारे क्राइटेरियाज पे जो है वो आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। आप किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज को लेके गवर्नमेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। तो यहां पर जो है ये किसके अंदर आता है, हमने ऑलरेडी देखा है कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल
आर्टिकल 18 कम्स अंडर राइट टू इक्वालिटी। अब आर्टिकल 15 में ये दिया हुआ है तो ऑब्वियसली इट कम्स अंडर राइट टू इक्वालिटी, तो आपका सही ऑप्शन हो गया था ऑप्शन डी, राइट टू इक्वालिटी। तो आपको फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। यहां पर देखिए ये टॉपिक बहुत इजी लगता है, लेकिन इस पे बहुत सारा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है और आपसे गलती कराया जा सकता है। जब तक आपको क्लैरिटी ऑफ नॉलेज नहीं है तो इस सेक्शन में आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉयज द एक्सप्रेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज यूज्ड टू डिनोट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी किस चीज को डिनोट करता है? ठीक है, आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज नेशनल इमरजेंसी, बी इज प्रेसिडेंट रूल, सी इज फाइनेंशियल इमरजेंसी और डी ऑल ऑफ देम। सारों को अगर जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 का जो अगर आप हेडलाइन पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। If the president is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of the India or any part of the territory thereof is threatened, whether by war, देखिए इंपॉर्टेंट, किस किस क्राइटेरिया पे बेस्ड नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होता है? वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। और यहां पर जो है प्रोक्लेमेशन मेड अ डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द होल ऑफ इंडिया, और किसी पार्ट में भी जो है इसको एनफोर्स कराया जा सकता है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है। अगर हम लोग प्रेसिडेंट्स रूल की बात करें तो इसको क्या इस जनरली ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इसको जो है जनरली इसको क्या बोला जाता है? इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोला जाता है। तो यहां पर कुछ टर्म्स रिलेटेड टू इमरजेंसीज आपको क्लियर होना चाहिए। आगे आने वाले क्लासेस में ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि कंसेप्चुअल बेस्ड हैं। जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़े तब तक आप इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट चीजों को अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, खास करके पॉलिटी में, क्योंकि पॉलिटी में आपसे जो है वो आपको अगर आपको आता भी है तब भी आपसे क्वेश्चन गलत कराया जा सकता है। ठीक है, सो कीप इन माइंड, स्टडी प्रॉपर्ली और कोशिश करिए कि इन डेप्थ पढ़िए पॉलिटी को, और इसी तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर रहेंगे। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू।